सर मैं ना वैसे जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती थी, उससे मुझे नॉर्थ साइड का बहुत कुछ पता लगता था। तो वहीं पे टीएनसी के बहुत सारे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो उनके बारे में बिल्कुल मतलब परफेक्ट रिव्यू दे रहे थे कि हमने भी टेस्ट सीरीज दिया था तो हमारा ये ऐसा रहा था। बहुत सारे, एक बच्चा नहीं थे, मतलब बहुत सारे बच्चे थे। तो फिर मुझे वहाँ से ट्रस्ट गेन हुआ और फिर भी मैंने फ्री सैटरडे टेस्ट दिया था टीएनसी का, जहाँ से मेरा बहुत अच्छा रैंक आया था। तो तब मेरा ट्रस्ट और बिगेन हुआ कि हाँ अब मुझे लेना है टीएनसी टेस्ट सीरीज। तो वो मैंने लिया और उसके बाद फिर सर मेरा रैंक आ ही गया। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन टीएनसी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज हमारे साथ है एक ऐसे रैंकर्स जिनके संघर्ष की कहानी आपको लगेगा कि हाँ यार, संघर्ष तो बहुत छोटा है लेकिन स्मार्ट तरीके से कैसे रैंकर्स बना जा सकता है। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं रितिका जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत बढ़िया रैंक हासिल की है, ऑल इंडिया रैंक 248, जो कि हर एक बच्चे का सपना होता है कि मैं एक ऐसी रैंक हासिल करूं जिस एम्स में मैं हाथ रख दूं वही एम्स मेरा हो जाए। तो बहुत ही जबरदस्त रैंक हासिल की है और सबसे बेस्ट बात है कि कम समय में हासिल की है। आज आपसे बहुत सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। जो बच्चा लगातार मेहनत कर रहा है और जल्दी से जल्दी रैंक को पाना चाहता है, उन बच्चों के लिए इंटरव्यू बहुत जबरदस्त हेल्पफुल होने वाला है। सबसे पहले इस इंटरव्यू की जो शुरुआत करने वाले हैं आपके अपने इंट्रोडक्शन से। Sir, myself Ritika Sukhija. I am from Kaithal, Haryana. I have completed my BSc Nursing degree in 2025 from Maharishi Markandeeshwar Deemed to be University. And afterwards, I have started my Northside journey from TNC test series itself. 2025 और कैथल हरियाणा से आप हैं और जस्ट लेटेस्ट पास आउट है। कितनी बड़ी बात है। मैं सारे बच्चे जो देख पा रहे हैं कि आपने 2025 में पास आउट किया और 26 के अंदर आप जॉब में लग रहे हैं। बहुत लेटेस्ट पास आउट है। इस जर्नी में कि ये पहला एग्जाम था या इससे पहले और भी आपने नोट सेट दिया? नहीं सर, इट वाज माय फर्स्ट एग्जाम। पहले ही एग्जाम में 248 रैंक लेके आ जाना एक बहुत ही बड़ा खतरनाक वाला बात है। और ये बच्चे, हर बच्चा चाह रहा है कि यार मैं भी नोट सेट पहली बार में लेके आ जाऊं। अब मैं बहुत सारे सवाल जानना चाहता हूं जो बच्चे इस समय तैयारी कर रहे हैं और जिन बच्चों ने मुझे सवाल भेजे हैं, उन सारे सवाल को मैं 1 बाय 1 करके आपसे पूछने की कोशिश करूंगा जिससे आप जवाब देने। सबसे पहले सवाल कि नोट सेट की तैयारी कब से शुरू कर दी जिसकी वजह से पहली बार में सिलेक्शन हो गया? सर मैंने मेरी डिग्री जब हो गई थी उसका 1 मंथ का मैंने गैप लिया ताकि मैं अपने ऊपर वर्क कर सकूं और सोच सकूं मुझे आगे करना क्या है, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है बजाय उस चीज़ पे वर्क करने से, ताकि आपको पता हो आपने करना क्या है एग्जैक्टली लाइफ में। तो उसके लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया था एंड देन फिर मैंने सितंबर से स्टार्ट किया था और फिर मैंने जनवरी तक अपना थ्योरी वगैरह सब कंप्लीट किया। 2 मंथ का मैंने रिवीजन किया था, बहुत मतलब 3 to 4 टाइम्स मैंने रिवीजन किया। उसके बाद फिर मैंने प्री का एग्ज़ाम दिया, फिर मेरी रैंक अच्छी आई और मैंने टीएनसी के जैसे टेस्ट सीरीज दिए थे तो उनके जैसे ही मेरी रैंक आई थी सिमिलर। फिर मैंने मेंस की बारी में भी मैंने टीएनसी के बहुत सारे टेस्ट सीरीज दिया था, उसमें भी वैसे ही रैंक आ रही थी मेरी एंड देन मेंस में मेरी सेम सिमिलर रैंक आ गई थी 2 की लाइन में। कुल मिलाकर अगर मैं ये कहूँ तो कि आपने शुरुआत बिल्कुल अच्छे से की थी और टीएनसी के साथ लगातार मेहनत किया। जो टीएनसी ने आपको बताया वही रैंक्स आपको मेंस के अंदर देखने को मिली। आज सारे बच्चे मुझसे हमेशा पूछते रहते हैं कि सर हमारी रैंक कौन सी आएगी, तो मैं बोलता हूँ कि टीएनसी के अंदर जो रैंक आएगी वही रैंक एग्जाम में आने वाली है। बस टीएनसी के साथ मेहनत करते रहें तो ये बहुत ही बड़ी बात है। अब मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, टीएनसी के साथ आपका जुड़ाव कब से हुआ? सर फ्रॉम फेब्रुअरी। ओके, फरवरी से आप टीएनसी के साथ जुड़े। किसने बताया, कैसे पता लगा? सर मैं ना वैसे जैसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करती थी, उससे मुझे नॉर्थ साइड का बहुत कुछ पता लगता था। तो वहीं पे टीएनसी के बहुत सारे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो उनके बारे में बिल्कुल मतलब परफेक्ट रिव्यू दे रहे थे कि हमने भी टेस्ट सीरीज दिया था तो हमारा ये ऐसा रहा था। बहुत सारे, एक बच्चा नहीं थे, मतलब बहुत सारे बच्चे थे। तो फिर मुझे वहाँ से ट्रस्ट गेन हुआ और फिर भी मैंने फ्री सैटरडे टेस्ट दिया था टीएनसी का, जहाँ से मेरा बहुत अच्छा रैंक आया था। तो तब मेरा ट्रस्ट और बिगेन हुआ कि हाँ अब मुझे लेना है टीएनसी टेस्ट सीरीज। तो वो मैंने लिया और उसके बाद फिर सर मेरा रैंक आ ही गया। बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा और उसके बाद आपने टेस्ट दिए, लगातार मेहनत की टीएनसी के साथ। जैसा कि आपने इंस्टा से देखा, किसी आपके दोस्त ने बताया होगा, आपने बहुत सारी रिसर्च की होगी, उसके बाद आप टीएनसी के पास पहुंचे।
जो रिसर्च की थी, जो आपने प्लान परचेज करने से पहले की थी और प्लान परचेज किया आपने टीएनसी के बाद, लगा कि टीएनसी में क्वालिटी है या जो मैंने देखा वही चीज़ मुझे मिली? यस सर, बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो एक्सप्लेनेशन होती थी ना क्वेश्चन आंसर्स के नीचे, वो बिल्कुल ऐसे होती थी कि एक बार रीड किया वो बिल्कुल मेरे माइंड में स्टॉक हो जाती थी, जो मैं भूलती नहीं, क्योंकि बहुत ईजिली अंडरस्टैंडेबल जो लैंग्वेज थी ना वो आपने यूज़ की हुई थी। और उसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन इतने सारे कि तुम कहीं भी पीछे नहीं रह सकते हो, इतने सारे उसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन थे। तो वो चीज़ थी। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात है और बहुत शानदार चीज़ आपने बताई है। एक बच्चे का सवाल है कि टॉपर से पूछा जाए कि डेली कितने घंटे पढ़ाई किया करते थे? सर मतलब स्टार्टिंग में तो मेरे 8 to 10 आवर्स ही थे, बट जब एग्जाम पास आने लगा और जब पता लगने लगा कि अब मुझे अपने आप को थोड़ा और पुश करना पड़ेगा, तो फिर मैंने 14 आवर्स तक भी दिए थे अपने पूरे डे के। ओके, आज सारे बच्चों को मैं बता देना चाहता हूँ कि टॉपर्स बनने के लिए आपको 10+ आवर्स जाना ही पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। तो अगर आपको नेक्स्ट नोट सेट निकालना है तो 10 घंटे की जर्नी आपको पार करनी ही पड़ेगी और तब ही जाके वहाँ तक पहुँचोगे। अब मैं चीज़ें जानना चाहता हूँ, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज्ड हैं। कुछ बच्चे इस बार नोट सेट में सफल नहीं हो पाए हैं, बहुत करीब जाके रह चुके हैं, और कुछ बच्चे अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। तो मुझे जो बच्चा इस समय फेल हुआ है और वो जानना चाहता है कि मैं कंफ्यूज हूँ कि फिर से थ्योरी पढूं या प्रैक्टिस करूं या क्या करूं, तो क्या कहना चाहते हैं आप? सर एमसीक्यू तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, बट साथ में अगर आपके कंसेप्ट बिल्कुल फिनिशिंग में है कि आपको मतलब कि आप कोई भी एमसीक्यू आ जाए आप कर दोगे, स्टिल फिर भी आपको करना ही करना है कंसेप्ट, क्योंकि अगर आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा, आपके पास एमसीक्यू जितने मर्जी आ जाएंगे आप नहीं कर पाओगे। तो पहले तो कंसेप्ट करो और साथ में एमसीक्यूज भी करते रहो, चाहे आप जितने मर्जी नोट सेट दे दो, लेकिन साथ में दोनों को चलाओ हमेशा। मतलब आप दोनों चीज़ें एक साथ बता रही हैं कि 50-50% दोनों चीज़ें रहे। आप हाँ थ्योरी जी। पढ़ो, थ्योरी के साथ एमसीक्यू करो, दोनों चीज़ें एक साथ करोगे तो एक बहुत ही बड़ा मैटर यहाँ पे आपको अच्छी रैंक लाने में हेल्प मिलेगा। टीएनसी के अंदर लगातार आप एग्ज़ाम दे रहे थे, रोज़ाना आप टीएनसी के साथ चल रहे थे। कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा मैटर करती है। कंसिस्टेंसी बच्चे आज पढ़ते हैं और आपने बोला कि मैंने लगातार जनवरी से मैंने शुरुआत की थी और लगातार मैं टीएनसी के साथ रोज़ाना टेस्ट दे रही थी। तो कंसिस्टेंसी कैसे बनाया? कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा पार्ट है। सर मैंने कंसिस्टेंसी, क्योंकि अगर मेरा जैसे मैं थ्योरी कवर करती थी पूरे दिन में, उसके बाद मुझे होता था कि मुझे अब मेरा थ्योरी हो चुका है, अब मुझे टेस्ट करना है। अब चाहे मेरा माइंड बिल्कुल सैचुरेशन लेवल पे भी पहुंच गया ना, तब भी टेस्ट मुझे करने ही होते थे, चाहे मेरा माइंड ऐसे बोल दे कि नहीं अब अगला दिन नहीं, अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप करो, क्योंकि ये टाइम आप कर सकते हो। लेकिन जब नोट सेट का रिजल्ट आएगा और आपका नहीं होगा ना, तो वो जो रिग्रेट होता है ना, वो बहुत बड़ा रिग्रेट होता है, तो वो मुझे अपना नहीं चाहिए था रिग्रेट। इसके लिए चाहे मुझे रात को 2 बजे जागना पड़ता था, मैं टेस्ट देती थी, जब चाहे मेरे घर वाले सारे सो जाते थे, बट स्टिल मुझे देना होता था। फिर वो जो अगले दिन मेरी रैंक आती थी ना सुबह सुबह, मैं बहुत खुश होती थी उसको देख के कि फाइनली अगर तूने कुछ सेक्रीफाइस किया था तो तुझे उसका एफर्ट का वर्क मिल गया है। तो इसीलिए सर मैं फिर रोज अपनी कंसिस्टेंसी ऐसे ही मेंटेन करती थी। और बहुत ही ज़बरदस्त बात है, मैं हर बच्चों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि टीएनसी के अंदर मेहनत करते हैं और मेहनत करने के साथ साथ लगातार कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखते हैं। तो आज मैं एक बच्चे से सुबह सुबह बात कर रहा था, उस बच्चे ने मुझे बोला कि सर मेरे में ऐसी क्या कमी रह गई जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैंने उसको एक ही लाइन बोली कि 2 मिनट रुको, मैं आपका रिपोर्ट कार्ड चेक कर लेता हूँ। जब मैंने रिपोर्ट कार्ड उसका चेक किया तो बच्चे का जो स्कोर कार्ड है, उस स्कोर कार्ड में जो उसने एग्ज़ाम दे रखे थे, वो एग्जामों में उसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, बहुत ग्रीन स्कोर था, लेकिन वो संख्या थी वो बहुत कम थी। उसने कंसिस्टेंसी नहीं बना के रखी थी। उसने एक टेस्ट दिया, उसके बाद फिर से 10 दिन बाद टेस्ट दिया, 10 दिन के बाद फिर से 20 दिन बाद टेस्ट दिया। ऐसे मेंटेन नहीं होती है कंसिस्टेंसी। तो बिल्कुल नेक्स्ट सवाल मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपने फर्स्ट बार में एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किया, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ी स्ट्रेटजी के साथ आपने एग्ज़ाम दिया होगा। तो बच्चे जानना चाहते हैं कि कोई ऐसा शॉर्टकट या कोई ऐसे यूज़ किया हो कि जिससे जल्दी रैंक मिल जाए, या फिर आपने पूरा अपनी मेहनत को प्रॉपर तरीके से या प्रॉपर स्ट्रेटजी से किया था? सर वैसे शॉर्टकट तो कभी भी, जैसे अगर आपको सक्सेस चाहिए तो उसके लिए शॉर्टकट तो होता नहीं, आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी और बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो मैंने जो डिसीजन अच्छा लिया था कि मैंने कहीं पे भी ज्वाइन नहीं किया था अपनी डिग्री के बाद, क्योंकि आप ज्वाइन करते हो ना सर, कहीं ना कहीं हो जाता है टाइम लैगिंग, वो हो जाता है।
तो इसीलिए मैंने ज्वाइन ही किया था। और फिर उसके बाद मैंने अपने थ्योरी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया था, फिर उसके बाद मैंने टेस्ट वगैरह दिया था। तो मतलब मुझे यही कहना है कि आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, बस इतना करो कि आप PYQ ज़रूर करो, ताकि आपको एटलीस्ट ये पता हो कि पहले टॉपिक्स कौन से आए हुए हैं और फिर आप उन्हीं को दोबारा रिवाइज करो और टेस्ट दो, ताकि जब आप CBT के आगे बैठो तो आपको बिल्कुल भी एंजाइटी ना हो। थोड़ा बहुत होता है पर, हाँ जी सर, थोड़ा बहुत होगा एंजाइटी, पर आप उसे ओवरकम कर दोगे अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है। पर प्रैक्टिस तो देखो सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो बिल्कुल एक अच्छी बात ये सब बच्चों को बता देना चाहता हूँ कि भाई देखो सीधी सी बात है, शॉर्टकट कुछ नहीं होता। कुछ बच्चों को ऐसा लगता होगा कि यार पहली बार में इतनी अच्छी रैंक आ गई तो कुछ तो एक स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाई होगी या शॉर्टकट यूज़ किया होगा। शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता, बच्चों ने मेहनत की होती है और मेहनत बहुत स्मार्ट स्ट्रेट तरीके से की होती है। जैसा कि इन्होंने बताया कि पहले मैंने थ्योरी की, फिर लगातार मैंने टेस्ट दिए, एक भी टेस्ट को मिस नहीं किया, लगातार कंसिस्टेंसी के साथ मैं बढ़ती गई, तो वो उसका परिणाम यहाँ पे आज आपके सामने, सबके बच्चों के सामने है और पहली बार में इतनी बड़ी रैंक को हासिल किया। चलो बहुत अच्छी बात है। और जैसा कि आपने बताया कि PYQ का बहुत बड़ा रोल रहता है। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे है कि जैसे कि बहुत सारे बच्चे मुझे हमेशा एक लाइन बोलते रहते हैं कि सर जो टॉपर्स हैं उनसे एक चीज़ ज़रूर जानो कि सर उसने प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, साथ ही साथ मेंस में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। सर मैंने प्रीलिम्स में, क्योंकि थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ लेवल था, तो वैसे मैंने टारगेट बनाया हुआ था कि मुझे 85 तक अटेम्प्ट करने हैं, सॉरी, बट क्योंकि वो थोड़ा मॉडरेट टू टफ साइड था तो मैंने फिर सेफ स्कोर करके 81 ही अटेम्प्ट किए थे और 81 में से मेरे 67 करेक्ट थे और 15 इनकरेक्ट थे, जिसकी वजह से जो मेरी परसेंटाइल थी वो 99.7 थी और रैंक 280 था। एंड मेंस में मैंने, क्योंकि थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल था, तो वो उसकी वजह से मैंने थोड़े से ज़्यादा अटेम्प्ट किए थे, 144 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से अगेन मेरे 15 ही इनकरेक्ट थे और 129 करेक्ट थे, जिसकी वजह से मेरी रैंक बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी आपने मेंटेन की है और माइनस मार्किंग पे आपने ज़बरदस्त कंट्रोल किया है। तो सबसे बड़ी बात होती है, बच्चे बोलते हैं कि सर माइनस मार्किंग, तो आज आपके सामने एक स्टार है, वो माइनस मार्किंग का बिल्कुल बड़ा एक्सपर्ट्स हैं। तो हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि भाई बताओ क्या ऐसा है, माइनस मार्किंग को कंट्रोल कैसे करें। सर जैसे अगर आप टेस्ट देते हो तो आपको टेस्ट ऐसे ही देने होते हैं जैसे आप ओरिजिनल, मतलब जैसे वहाँ का सिनेरियो होता है उसी में अपने आप को बिल्ड करके वैसे ही टेस्ट दो, ताकि आपको लगे कि अगर आपका ये गलत होता है तो उसका इफेक्ट आपकी रैंक पे पड़ेगा। क्योंकि अगर हम ऐसे ही बिल्कुल लीनियंट होकर देंगे कि नहीं ऐसा ही दे देते कोई बात नहीं है, तो फेक सिनेरियोज है, तो आपका पक्का नेगेटिव जाएगा ही जाएगा बहुत सारा। और मैं अपनी तरफ से जो एडवाइस करती हूँ ये है कि आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट नहीं करने हैं। कोई बात नहीं अगर आप कम अटेम्प्ट कर रहे हो, बट आपको पता हो कि आपने कितने अटेम्प्ट किए और आपको कितने लग रहे हैं कि आपके ठीक होंगे, वरना अगर आपने ऐसे ही किए हैं तो बहुत सारे इनकरेक्ट हो सकते हैं। जैसे अगर मैं टेस्ट दे रही थी तो मेरे दिमाग में पहले वो बिल्ड था कि मैंने अगर 40 में से 37 की है तो मैं श्योर हूँ कि मेरे कम से कम 33 तक सही है। तो आपको भी ऐसे ही दिमाग में वो कैलकुलेशन, ये नहीं है कि आप आंसर कर रहे हो तो ठीक है कोई बात नहीं, पर वो कैलकुलेशन आपको दिमाग में साइड बाय साइड बिठाना है कि कितने आंसर आपको लग रहा है कि करेक्ट है, जिससे आपके नेगेटिव कम जा सकते हैं। बिल्कुल सही बात है और ये हर बच्चे को अपने खुद का एनालिसिस करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो खुद हमेशा जब टेस्ट देते हैं तो वहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट होता है कि मैं कितने क्वेश्चन छोड़ के आ रही हूँ, मैं कितने क्वेश्चन सही कर रही हूँ, मुझे कितने क्वेश्चन सही करने चाहिए। और जब TNC के अंदर जब आप एग्जाम देते हो तो आप पता लगता है कि यार सच में मैं कहाँ पे एस्टेब्लिश हो रही हूँ। और जैसा कि आपने बताया रितिका ने कि भाई जो मेरे TNC के अंदर रैंक आ रही थी वही मेरी वहाँ पे रैंक आ रही थी। बहुत बढ़िया और शाबाश। अब एक सवाल और है, बहुत सारे बच्चे रिविजन्स के बारे में मुझे पूछते हैं कि सर रिविजन्स कैसे करें, तो टॉपर से जानना चाहता है कि रिविजन्स की क्या स्ट्रेटजी थी। सर रिविजन्स तो जब मैंने अपना कंटेंट पूरा कर लिया था, टू बी ऑनेस्ट मुझे भी रिविजन्स में जब मैंने फर्स्ट सेट ऑफ रिवीजन करना था मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हुआ था और मुझे लगता है बाकी बच्चों को भी बहुत प्रॉब्लम होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम बच्चों को होता है, बहुत सारे बच्चों को होता है। तो मैंने जो स्ट्रेटेजी किया था उसके लिए ये था, मैंने बहुत स्लो किया था रिवीजन। ऐसा नहीं है कि टाइम कम है तो आप फटाफट करो। कई बार क्या होता है आप 10 बार रिवीजन कर लेते हो, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें नहीं होती, बट अगर आपने 2 बार किया लेकिन बहुत अच्छे से टाइम लगा के किया है तो आप कर पाओगे। तो मैं फर्स्ट थिंग तो मैं एक्टिवली रिवाइज करती थी, जैसे मैं खुद ही टीचर हूँ और खुद ही स्टूडेंट हूँ तो मैं बोल बोल के रिवाइज करती थी। और मैं सारे कंसेप्ट रिवाइज नहीं करती थी, मैं सिर्फ वही करती थी जो प्रीवियसली आ चुके हैं। तो मेरे लिए वो चीज़ आसान हो गई थी, बजाय 100 चीज़ों के पढ़ना वो 10 चीज़ों को ही मैंने 100 बार पढ़ा था।
और वही मुझे क्वेश्चंस मिले थे, उन्हीं में से दोबारा क्वेश्चन आए थे, तो मुझे बार-बार उसको रिकैप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और फिर मैंने जैसे मतलब एक टाइम आ गया था कि जब मैं अपने नोट्स देखती थी तो मुझे याद हो गया था कि ये चीज़ें हैं, जस्ट इसलिए क्योंकि मैंने एक्टिवली रिवाइज़ किया था और मैंने 10 चीज़ों को 100 बार पढ़ा था, बजाए वो 100 चीज़ों को 10 बार पढ़ने से। बहुत अच्छी बात बताई है और इसी की बेस पे हमने एक बिल्कुल टीएनसी ने रिसर्च किया। हर बच्चों से जब हम बात करते हैं तो बच्चों को रिविजन्स में सबसे बड़ी दिक्कत होती है और रिविजन्स को उनको नहीं पता होता कि अब रिविजन्स में क्या करना होता है। तो टीएनसी ने इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक बैच लॉन्च किया हुआ है, हाई हिल्ड एमसीक्यू रिवीजन बैच। हम उस बैच के अंदर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हाई हिल्ड टॉपिक होते हैं उनको एमसीक्यू के बेस में लेके आते हैं, उनको फिर से रिवाइज करवाते हैं। तो ये एग्ज़ाम जो बच्चे रिपीटेटर्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, जिससे उसको अच्छी रैंक लाने में बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। अब नेक्स्ट सवाल, सोशल मीडिया का ज़माना है। एक तो इंस्टाग्राम हर बच्चे को रील में बिठा देता तो फिर वापस उठने नहीं देता। दूसरा यूट्यूब, जहाँ पे मैराथन इतनी चलती है कि हर एक टीचर मैराथन लेके आता है। तो बच्चा क्या करे और बच्चा किस तरह से इस डिस्ट्रक्शन से बचे और आपने क्या किया? सर मैंने तो मतलब जैसे रिवीजन जब मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखे थे, तो मैंने बहुत सारों को फॉलो नहीं किया था, क्योंकि अगर आप बहुत सारे सोर्स से नॉलेज ले रहे हो तो आपके मन में ना डाउट होगा कि उनका सही है या उनका सही है। तो आपको पहली बात तो मल्टीपल सोर्सेज पे नहीं जाना है। आपको अगर बिलीव है कि टीएनसी बहुत अच्छा कंटेंट दे रही है तो बस उन्हीं के पास जाओ। आपको क्यों जाना है सबके पास? सिर्फ एक सोर्स को रखो और बिल्कुल लास्ट तक रखो उनको। तो मैंने तो टीएनसी की बहुत सारी क्लासेस देखी थी। इवन मैं टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो मैंने नॉन नर्सिंग पार्ट सारा टीएनसी से किया था। मुझे नॉन नर्सिंग और कहीं का समझ नहीं आता था, तो मैंने नॉन नर्सिंग का रोज 1 घंटा चाहे मैंने निकाला, पर मेरे दिमाग में ना बैठ गया था जो भी टीचर्स बता रहे हैं नॉन नर्सिंग, तो इवन उनका नॉन नर्सिंग भी बहुत अच्छा है। तो मैंने तो वही फॉलो किया था यूट्यूब से भी। बिल्कुल, और हर बच्चे को मैं इस यहाँ से बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं कि जो शॉपिंग करते रहते हैं कि यूट्यूब पे आज इस चैनल पे, आज उस चैनल पे, आज उस चैनल पे। मैं उनको देखता भी रहता हूँ कि वो बच्चे चैनल घूमते रहते हैं, फिर उनका जाके कहीं सिलेक्शन नहीं होता है, वो बिलीव नहीं होता है। तो गजब की बात तो देखो, यहाँ पे टॉपर्स ने जो हमने मैथ्स के वीडियो चला रखे हैं, मैथ और रीजनिंग के संजय सर ने वहाँ पे बहुत अच्छे से मैथ और रीजनिंग को बहुत ही अच्छी तरीके से करवाया है कि बच्चों को इससे भी फायदा मिले, और यहाँ पे टॉपर्स ने उसका भी फायदा उठाया है। बाकी वाले कंटेंट का तो दुनिया फायदा उठा रही है, लेकिन टॉपर्स ने मैथ रीजनिंग के वीडियो भी अच्छे से देखे हैं। यही एक फर्क है। टीएनसी जो भी वीडियो लेके आती है, चाहे यूट्यूब में लाए चाहे कहीं पे भी लाए, वो क्वालिटी कंटेंट ही लाएगी। बहुत अच्छी बात है। अब एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, एक बच्चे का कमेंट है से टॉपर से पूछा जाए क्या फ़र्क है टॉपर्स और एवरेज स्टूडेंट में? सर वैसे तो देखो कोई फर्क नहीं है, हर एक बच्चा एक स्टूडेंट है जो भी प्रैक्टिस कर रहा है। जो ये जर्नी का फेज होता है उसमें कोई टॉपर कोई एवरेज नहीं होता है। इवन रिजल्ट के आने के बाद भी कोई टॉपर कोई एवरेज नहीं होता है। मेरे विजन में तो जिन्होंने हार्ड वर्क किया है सभी टॉपर्स हैं। बस कई बार रिजल्ट उनको बता देता है कि हाँ आप थोड़े लैकिंग में चले गए हो। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप रिजल्ट तक पहुंच गए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एवरेज या टॉपर हो। नहीं, मतलब ये है कि आपने थोड़ी सी स्ट्रेटेजी अच्छी करी है, दैट्स इट। हार्ड वर्क सबने किया है, इवन जो फेल हो गए उन्होंने भी हार्ड वर्क बहुत किया था। बस वो छोटा सा एक मार्किंग होता है जिसमें आप रह जाते हो। तो मेरी तरफ से तो कोई डिफरेंस नहीं है टॉपर और एवरेज में सर। बिल्कुल, सभी टॉपर्स हैं, सारे टॉपर्स बच्चे होते हैं, बस थोड़ा सा फर्क रह जाता है। कोई बच्चा गलती कर देता है, छोटी सी गलती कहीं ना कहीं उसको पीछे रख देती है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, गिव अप करने की जरूरत नहीं है। 100% इस बार फिर से वो मेहनत करेंगे और बिल्कुल बहुत ही अच्छी रैंक के साथ वो भी इंटरव्यू करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि यार मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। जैसे कि इस बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा है कि इसे टॉपर्स में और एवरेज में क्या फ़र्क है। कोई फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा छोटा सा अंतर है। उस अंतर को प्रैक्टिस के साथ आप लगातार फिर से तैयारी करोगे तो 100% भर जाएगा, कोई बड़ी बात है ही नहीं। अब मेरा एक सवाल है कि आपको जब एग्ज़ाम देने गए थे तो एग्ज़ाम से पहले एक डर लगता है, एंजाइटी बड़ा सर चढ़कर बोलती है। तो ऐसा कोई सपोर्ट सिस्टम कि भाई कोई वेबिनार या कोई साथी या कोई दोस्त जो आपकी एंजाइटी को एकदम हटा दे कि यार नहीं डरना नहीं है, और या खुद से ही कि भाई अब तो मुझे डर नहीं लगता, जो होगा देखा जाएगा। एंजाइटी को कैसे कंट्रोल किया? सर एंजाइटी मैंने ना जैसे लास्ट तक पढ़ा नहीं था कि जो बोलते हैं ना कि लास्ट तक पढ़ना, नहीं मैंने पढ़ लिया था। मैंने जितना पढ़ना है, जो लास्ट का डे था वो मैंने अपने ऊपर फोकस किया, अपने आप का वो जो मोराल था उसको बूस्ट करने में किया कि मैंने पढ़ लिया जितना पढ़ना है। अब अगर आएगा तो इसी में से आएगा, वरना कहीं से नहीं आएगा। और तुम्हें ही आता बस जितना आता है। मतलब जितना मैं पॉजिटिव सोच सकती थी उस लास्ट के एक दिन में
मैंने उतना ही पॉजिटिव सोचा और मैंने भगवान के ऊपर भी मतलब मैं जितना जहाँ विश्वास करती थी, मैंने जितना मैं कर सकती थी मैंने उतना किया। मैंने लास्ट तक पढ़ाई नहीं करी थी। कई बच्चे ना बिल्कुल एग्जामिनेशन हॉल के बाहर तक पढ़ाई करते हैं, वो नहीं करना है। तुमने कर लिया जितना करना है, अब आप बाकी क्वेश्चन पेपर है वो तुम अच्छे से करना। और जब सीबीटी मतलब जब एग्जाम तुम्हारे सामने खुल जाता है तब भी तुम्हें एंशियस नहीं होना है। बस अपने ऊपर फोकस रखो कि तुमने बहुत पढ़ लिया, तुम जितना पढ़ सकते हो तुमने उससे ज्यादा ही पढ़ा, कम नहीं पढ़ा है। तो बस अपने ऊपर वो पॉजिटिव चीजें आने दो और नेगेटिव लोगों से प्लीज दूर रहो, क्योंकि उनका इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ता है। तो चाहे तुम अकेले रहो पर नेगेटिव पीपल से कम रहो, मतलब फर्क रखो थोड़ा सा, है ना। दूरी जितनी बना सकते हैं नेगेटिव लोगों से उतनी ज़्यादा दूरी बना के रखो, उसी में फ़ायदा है। मैं तो बोल रहा हूँ पूरी जर्नी के दौरान, मैं तो और जर्नी नहीं बोल रहा हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी के दौरान बोलता हूँ, नेगेटिव लोगों से दूर ही रहें तो उतना अच्छा रहता है कि पॉजिटिव लोग ही आपको आगे ले जाने का काम करते हैं। टीएनसी का कितना बड़ा रोल है इस 248 रैंक लाने में? सर टीएनसी का टू बी ऑनेस्ट बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मुझे एनालिसिस नहीं आता था बिल्कुल भी टेस्ट का जो मैं देती थी। और नोटसेट में जितनी थ्योरी इंपॉर्टेंट है उतना ही एनालिसिस भी जरूरी है कि आपने कितने सही किए कितना गलत किया। मैंने कम से कम जब मैंने स्टार्टिंग में दिए थे तो मुझे तब भी एनालाइज नहीं हो सका था, बट मैंने जितने ज्यादा टेस्ट दिए तो मुझे लास्ट तक पता लग गया था कि मुझे इतने करने हैं, मेरे इतने सही होने चाहिए और इतना मेरा तब जाके रैंक आएगा। वो इसीलिए क्योंकि मैंने टीएनसी की टेस्ट सीरीज में बहुत ज्यादा विश्वास किया था और वो मेरा विश्वास सही में मेरा रैंक लाने में कामयाब रहा था। क्योंकि मैंने जब लास्ट में अपना रिपोर्ट कार्ड देखा था उसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने ऐड किया था कि कौन सा एक्सीलेंस वाला है, किन में आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए और बहुत सारी चीजें। सर मतलब जब वो रिपोर्ट कार्ड आता है ना तो आपको अंदर से लगता है कि आपने सही चीज चूज करी है, जो मुझे टीएनसी के साथ लगा था। उनके टेस्ट सीरीज भी बहुत मतलब बहुत यूनिक है, कोई कॉपी नहीं कर सकता, बहुत अच्छे टेस्ट सीरीज है उनकी। बिल्कुल लोग, और कोई बात नहीं, मार्केट में कॉपी भी करने वाले बहुत है, कर भी लेंगे तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग रोज नए नए चीजें लेके आते हैं, रोज हमेशा नए नए क्वेश्चंस लेके आते हैं। हमने यूट्यूब पे भी कंटेंट, इतना क्वालिटी कंटेंट लेके आते हैं कि हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। टीएनसी हमेशा बिलीव करती है हार्ड वर्क में, क्वालिटी पे, क्योंकि बच्चों को हमेशा नोटसेट भी पैटर्न चेंज करता है, टीएनसी भी पैटर्न चेंज करती है। टीएनसी जो एग्जाम पूछना क्या चाहता है उसके बेस पे पेपर बनाना। मार्केट में हजारों टेस्ट सीरीज हैं, हजारों लोग हैं, हजारों लोग कॉपी पेस्ट कर लें, लेकिन टीएनसी डिफरेंट क्यों है कि टीएनसी हमेशा यूनिकनेस के साथ चलती है, क्वालिटी कंट्रोल के साथ चलती है और बहुत बड़ी रैंकर्स के साथ चलती है। वो पहले से डिसाइड कर लेती है कि हाँ ये बच्चा तो पक्का पक्का रैंकर्स बनेगा, क्योंकि वो मेहनत करते हैं तो मेहनत से पता लग जाता है। अब मैं एक लास्ट सवाल पूछना चाहता हूँ, मेरे समय सीमाएं थोड़ी कम है। बच्चा जानना चाहता है कि टॉपर से जाना जाए, आप एक ऐसा मूल मंत्र देके जाइए, एक ऐसी स्ट्रेटजी या ऐसा एक रामबाण देके जाइए जिससे हम भी टॉपर्स बन जाएं। सर मेरी तरफ से तो सबसे पहले आपको कंसेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है। फर्स्ट थिंग, आपके नोट्स बिल्कुल कंसाइज, प्रिसाइज और बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। सेकंड थिंग, एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप जितना कर सकते हो आप करो। ये आपका एक तो कंसेप्ट क्लियर होगा, प्लस आपको सीबीटी जब आप दोगे आपको एनजीएस फील नहीं होगा, आप उस चीज के ना हैबिचुअल हो जाओगे। एंड थर्ड थिंग, मेरी खुद की जो विश्वास की हुई है कि आपको पीवाईक्यूज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। इवन जो टीएनसी है उनमें अलग से पोर्शन आता है कभी कभार पीवाईक्यूज का, तो मैंने वो भी किया था और उनसे भी हुआ था। तो ये चीजें करनी है और मैं तो खुद प्रेफर करूंगी, मैंने जितने भी जूनियर्स हैं जो इस वीडियो को आगे कि आप टीएनसी की टेस्ट सीरीज मुझ पे विश्वास करके आप जरूर लेना, क्योंकि आपको उस चीज का बेनिफिट पक्का मिलेगा। मैंने खुद लिया था, मुझे नहीं पता था कि क्या चीज क्या है, मुझे नहीं पता था, बट जब मैंने टीएनसी दिया और मैंने इतने सारे टेस्ट दिए, इतने सारे दिए कि मैं सीबीटी के आगे बैठी मुझे नहीं फील हो रहा था, नर्वस बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था, मैं ऐसे देके आ गई थी। तो ये चीज है सर, मेरी तो तीन ही चीजें, और पीवाईक्यू जरूर फोकस करना जरूर। मैं तीनों चीजें एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं, बच्चों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहती है। बहुत अच्छा, आपने बहुत सारी चीज बताई। सबसे पहले पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टीएनसी के अंदर 2009 से 2009 से लेके 2026 के पीवाईक्यू सिर्फ ओनली फॉर 100 रुपीज के अंदर दिए हुए हैं। साथ ही साथ नोटसेट 1 से लेके 10 तक के पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट डाले हुए हैं, बच्चा आराम से वहां पे पेपर दे सकता है। और तीसरी बात जो आपने बताया कि 100% टीएनसी की टेस्ट सीरीज के साथ, और आपने अपने जूनियर को रिकमेंडेड की है। मैं आपके जूनियर को और भी बता देना चाहता हूं कि टीएनसी ने सबसे पहले जो स्टार्ट की थी वो टेस्ट सीरीज, अब टीएनसी ने एक और नया बड़ा काम करना शुरू कर दिया है जो कि नर्सिंग के इतिहास को बदलने वाला। हमने कोर्स को लॉन्चिंग दी है जिसका नाम है एडवांस लाइव यूनिक बैच, जिसके अंदर सारे के सारे एक्सपर्ट्स जो कि बिल्कुल जबरदस्त तरीके से थ्योरी कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं, क्योंकि हमें मार्केट में ये चीज पता लगी है कि भाई
थ्योरी के नाम पे लोग बहुत ज़्यादा मोटी फीस को वसूल कर रहे हैं। तो टीएनसी ने इसको एक कम कॉस्ट के अंदर हाईली क्वालिटी कंटेंट देने का काम किया है और उस बैच से बहुत ज़्यादा रैंकर्स निकले हैं और आने वाले समय में भी बहुत सारे रैंकर्स निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस बैच इंटरव्यू को ज्वाइन करने के लिए और आपने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बच्चों को बताई। आप ऐसे ही अपना नाम, साथ ही साथ अपने माता पिता का नाम, जिस धरती से आते हैं उस धरती का नाम, जिस कॉलेज से आपने पढ़ाई की है उस कॉलेज का नाम, साथ ही साथ जितने भी गुरुजन ने इस रैंक में लाने में आपकी हेल्प की है उन सारे के सारे गुरुजनों का नाम और साथ ही साथ टीएनसी का नाम रोशन करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।